नमस्कार। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं उसका नाम है आरटीई एक्ट। जी हाँ, आरटीई एक्ट में से किसी भी पेपर में एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। तो वो जो आरटीई एक्ट में क्या प्रश्न पूछा जाता है उसको आज हम देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आरटीई एक्ट, जिसको कहते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कब बना था? 2009 में। हिंदी में कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम या शिक्षा का कानून। यहाँ पे आप एक बात समझ लो कि या तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आ सकता है या शिक्षा का अधिकार कानून आ सकता है, या फिर इसका ही नाम है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का कानून। जी हाँ, इसको भी समझ लीजिए कि इसी को कहते हैं फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट, जो कब बना था? 2009 में। यहाँ पे दो बातों में कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। एक तो यह कानून कब बना और यह कानून कब लागू हुआ। लागू हुआ इसका अर्थ है प्रभावी कब से हुआ, इम्प्लीमेंट कब हुआ, बनकर तैयार कब हुआ और लागू कब हुआ, दोनों बातों में अंतर है। तो हमने यहाँ पर स्पष्ट लिख रखा है कि 2009 में तो बना था और 1 अप्रैल 2010 को क्या हुआ था? लागू हुआ था। इसी को कहते हैं प्रभावी हुआ था। तो या तो प्रभावी शब्द पेपर में पूछा जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, या फिर ये पूछा जाए कि लागू कब हुआ था, तो वो डेट है 1 अप्रैल 2010। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि पेपर में जो क्वेश्चन आता है उसको ठीक तरह से देखना है। क्या देखना है कि आरटीई एक्ट कब बना और आरटीई एक्ट कब लागू हुआ। दोनों बातों में कोई अब कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसा भी प्रश्न पूछा जाए वैसा आपको उत्तर देना है। और अब बात करते हैं कि आरटीई एक्ट है क्या। आरटीई एक्ट है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। किसको? बालकों को। तो कौन से बालकों को? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इसके तहत दी जाती है, इस कानून के तहत। और क्या है इस आरटीई एक्ट में? तो पहली बात तो यह है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री में शिक्षा दी जाएगी, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और अनिवार्य रूप से दी जाएगी। यह जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? और समझ लेते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जो आरटीई एक्ट है वो 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये जो आरटीई एक्ट है ये 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान देता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक बात ये समझनी है कि आरटीई एक्ट समावेशी शिक्षा पर आधारित है, इंक्लूसिव एजुकेशन पर आधारित है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है? इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि समान बच्चों के लिए समान अवसर, समानता, समावेशी शिक्षा। अर्थात ऐसा कोई भी बालक जो किसी भी पृष्ठभूमि का हो, किसी भी सामाजिक या सांस्कृतिक भूमिका हो, उसका आपको ध्यान रखना ही रखना है। अगर आप सभी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं, चाहे फिर वो दिव्यांग बालक हो या फिर सामान्य बालक हो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि या सामान्य बालक हो या विशिष्ट बालक हो, दोनों तरह के बालकों को शामिल करके जो मुख्य धारा में जोड़कर जो शिक्षा प्रदान की जाती है उसे कहते हैं समावेशी शिक्षा। तो समावेशी शिक्षा का आरटीई एक्ट से क्या ले देना है? ये लेना देना है कि आरटीई एक्ट में दोनों प्रकार के बालकों का ध्यान रखा गया है। सामान्य बालकों का भी ध्यान रखा गया है। सामान्य बालकों का कैसे ध्यान रखा गया है? सामान्य बालकों का ध्यान रखा गया है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को फ्री एवं अनिवार्य, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन देता है। यह नॉर्मल बालकों के लिए है। अगर हम ये बात करें कि दिव्यांग बालकों के लिए इसमें कितने वर्ष से कितने वर्ष तक की आयु के लिए प्रावधान है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का, तो उसका आंसर होगा 6 वर्ष से 18 वर्ष तक। जी हाँ, इस बात को समझ लीजिए कि 6 से 18 एज, 6 to 18 ईयर्स तब करके आएंगे जब पेपर में पूछा गया हो कि आरटीई एक्ट में दिव्यांग बालकों के लिए अधिकतम आयु वर्ष कितनी है। तो फिर आंसर क्या होगा?
6 से 18। नॉर्मल पूछा जाए तो फिर एक्ट क्या है? नॉर्मल एक्ट है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, कि अगर 6 से 18 तब करके आना है जब पेपर में ये पूछा जाए कि दिव्यांग बालकों के लिए क्या है। दिव्यांग बालक जब तक शब्द यूज नहीं होगा तब तक 6 से 18 वर्ष तक आंसर नहीं होगा, तब तक आंसर होगा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब इसमें समझते हैं तो हम बता रहे थे कि यह कौन सी शिक्षा पर आधारित है? समावेशी शिक्षा पर। ठीक है ना, कैसे? देखो, इसमें सामान्य बालकों का भी ध्यान रखा गया है और विशिष्ट बालकों का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है ना, इतनी सी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो कानून है ये हमारे संविधान के 86वें संविधान संशोधन, संविधान में 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? सन 2002 में। और वो संशोधन क्या था कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए जो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन है वो मौलिक अधिकारों में शामिल कर लिया है। हमारा फंडामेंटल राइट है, हम गवर्नमेंट से लेकर रहेंगे। तो उसके लिए संविधान के किस आर्टिकल में संशोधन किया गया? उसका आंसर है आर्टिकल 21A। पेपर में पूछा जाता है, ये बात अभी यूपी टेट का पेपर हुआ था उसमें पूछी गई थी कि जो आरटी एक्ट है उसमें किस संविधान, कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? नंबर पूछा था, कौन से नंबर का था? 86वां संविधान संशोधन था। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में हुआ था। इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए। अब 86वां संविधान संशोधन था क्या? वो ये था कि अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, या 6 से 18 वर्ष तक के बालकों को, दिव्यांग बालकों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हमारा मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार किस में लिखे हुए हैं? 21 में, आर्टिकल 21 में। आर्टिकल 21A जोड़ा गया। आर्टिकल 21 में आर्टिकल 21A जोड़ा गया। ए ऐसे भी आ सकता है, ए ऐसे भी आ सकता है, या क आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तीनों का मतलब एक ही है। ऐसे आ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, ऐसे आ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं, ऐसे आ जाए तो भी कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब आर्टिकल 21A है क्या? आर्टिकल 21A 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का मौलिक अधिकार देता है। तो जब पेपर में मौलिक अधिकार पूछा जाए तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 21A। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और आर्टिकल 51A में कहा गया है कि यह माता पिता का कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्यों की बात की जाएगी तब आंसर होगा आर्टिकल 51A। मौलिक कर्तव्य का मतलब होता है कि हमारी तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, हमारा तुम्हारा ये कर्तव्य है अभिभावकों का कि वो अपने बालकों को पढ़ाएं। तो उसके लिए क्या प्रावधान है? उसके लिए प्रावधान है आर्टिकल 51A। ये ऐसे भी आ सकता है, ए कब भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए। यहां से एक प्रश्न आने की संभावना रहती है। द्वारा एक बार और समझ लेते हैं कि आरटी एक्ट बना था 2009 में, लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। क्या है कानून? 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। और यह अधिकार 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा आर्टिकल 21A में जोड़ दिया गया है। और आर्टिकल 21A जोड़कर हमारा शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बन गया है। और आर्टिकल 51A में शिक्षा को मौलिक कर्तव्य के रूप में दर्ज किया गया है कि माता पिता की जिम्मेदारी है कि वह अपने बालकों को पढ़ाएं। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम कि आरटी एक्ट समावेशी शिक्षा पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा का भी अर्थ बता दिया कि दोनों प्रकार के, मतलब कोई भी बालक छूटना नहीं चाहिए।
अगर छूट रहा है तो समावेशी शिक्षा का उल्लंघन हो रहा है, अगर कोई भी बालक नहीं छूट रहा है तो समावेशी शिक्षा का पालन हो रहा है। इसमें देखिए कोई भी बालक नहीं छूट रहा है। दिव्यांग बालकों के लिए भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, नॉर्मल बालकों के लिए भी है कि नहीं है, दोनों ही बातें समाहित हैं। ये क्वेश्चन सीटेट में पूछा भी जा चुका है कि आरटी एक्ट कौन सी शिक्षा पर आधारित है, तो आरटी एक्ट समावेशी शिक्षा पर आधारित है। आज की जो व्यवस्था चल रही है, कोई भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन आपको देगा पेपर में कि ये कौन सी शिक्षा से संबंधित है, पृथक शिक्षा से, व्यावसायिक शिक्षा से, एकीकृत शिक्षा से, नहीं, कोई आंसर नहीं होगा। क्या आंसर होगा? समावेशी शिक्षा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई? अगर यहाँ तक बात समझ में आई है तो इसको नोट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद बात करते हैं इससे आगे। ले लो जरा इसका स्क्रीनशॉट। हम बात कर रहे थे कि आरटी एक्ट में और क्या क्या है। तो आरटी एक्ट की सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, जितने भी नवोदय विद्यालय हैं, जितने भी निजी विद्यालय हैं, जितने भी गैर सरकारी विद्यालय हैं, उन सभी विद्यालयों में 25% सीटें गरीब या निर्धन बालकों के लिए आरक्षित होंगी। अर्थात प्रत्येक बच्चे को अपने विद्यालय में 25% कोटा रखना पड़ेगा ऐसे बालकों के लिए जो गरीब बालक हैं, निर्धन बालक हैं, जिनके पास पर्याप्त पैसा देने का अभाव है। ठीक है, अगर पेपर में पूछा जाता है कि निजी विद्यालयों में जो प्राइवेट स्कूल हैं या केंद्रीय विद्यालय हैं या नवोदय विद्यालय हैं, सैनिक स्कूल है या कोई भी गैर सरकारी स्कूल है, उस विद्यालय में 25% का कोटा होता है। किन बालकों के लिए? निर्धन गरीब बालकों के लिए। ठीक है, ये बात आप याद कर लीजिए। वो कोटा है कितना? 25%। ठीक है, यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और इसमें मुख्य बात क्या है? और इसमें मुख्य बात यह है कि बालकों की आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। अब यह बात आपको समझनी है, जैसे कि आपके पास कोई 9 वर्ष का बच्चा एडमिशन के लिए आता है और वो कभी विद्यालय में पहले गया नहीं है, तो अब आप क्या करेंगे? उसको कौन सी क्लास में एडमिशन देंगे? यहां पे आपके दिमाग में कंफ्यूजन हो सकता है। आपके अनुसार उस बच्चे को पहली क्लास में एडमिशन दिया जाएगा, जो कि गलत है। आरटी एक्ट का ये मानना है कि बच्चा जितने वर्ष का है उस वर्ष की आयु के हिसाब से उसको क्लास में एडमिशन दो। जैसे कि मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट ये मानती है कि 6 वर्ष के बच्चे को आप कौन सी क्लास में एडमिशन दोगे? पहली में। 7 वर्ष के बच्चे को कितनी में दोगे? 2 में। 8 वर्ष के कितनी में दोगे? 3 में। और 9 वर्ष का बच्चा है तो 9 वर्ष के हिसाब से वो कौन सी क्लास में आएगा? 4th क्लास में। तो आप इस बात को समझ लीजिए। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन ये होगा कि जब वो बच्चा कुछ जानता ही नहीं है तो हम उसे 4th क्लास में कैसे एडमिशन दे सकते हैं? बात ये नहीं है। गवर्नमेंट का मानना ये था कि वो जो बालक है उसको आपने कम से कम विद्यालय में आने के लिए तो तैयार किया। अगर आप इतने वर्ष के बच्चे को छोटे वर्ष के बच्चों के साथ पढ़ाओगे तो उसमें जो भावना है वो नेगेटिव हो जाएगी। इसीलिए गवर्नमेंट ये मानती है कि वो कम से कम पढ़ने तो आया है, उसे विद्यालय में पहले रोको। ठीक है ना, ये दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया कि जो बालक है, किसी भी बालक को विद्यालय में जो प्रवेश दिया जाएगा वो उसकी आयु के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात यह है कि बालकों को कक्षा 8 से 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा और ना ही किसी क्लास में उसे रोका जाएगा। अर्थात हमें ऐसा नहीं कह सकते कि हमारा मन है कि भाई तू 8वीं क्लास में या 5वीं क्लास में या तीसरी क्लास में दोबारा पढ़ ले। नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे। ना तो हम उसे किसी क्लास में दूसरी में प्रमोशन होने से रोकेंगे और ना ही उसे कक्षा 1 से 8वीं तक फेल करेंगे। ये कहता है क्या? आरटीई एक्ट। ठीक है ना, यहां तक बात क्लियर हुई। आगे बात है कि विद्यालयों में प्रवेश से संबंधित कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी और ना ही कोई एडमिशन फीस ली जाएगी।
ऐसा देखा गया है कि जो विद्यालय होते हैं वो प्रवेश जब तुम लेने जाते हो तो अभिभावकों का इंटरव्यू या टेस्ट अलग से लेते हैं, बच्चों को टेस्ट अलग से लेते हैं कि भाई ये टेस्ट करो, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपका बच्चा कितना होशियार है, कितना इंटेलिजेंट है, कौन सी क्लास में एडमिशन के लायक है। ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है ना। ऐसा होता है वो बात अलग है, कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन कानून का पालन कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है इस बात पे विवाद हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का जो कानून है वो ये कहता है कि आप किसी भी बच्चे को प्रवेश देते समय कोई भी परीक्षा नहीं लोगे और ना ही उससे कोई एडमिशन फी लोगे, क्योंकि आरटी एक्ट क्या है, फ्री में कंपलसरी एजुकेशन देने का प्रावधान है, ठीक है। तो एडमिशन शुल्क कैसे ले सकते हैं, ये तो रही बात एडमिशन लेते समय। इसमें एक बात और कही जाती है कि जब कोई बच्चा आपके विद्यालय से निकल के जाता है तो आप उसे तुरंत तत्काल से क्या दोगे, स्थानांतरण प्रमाण पत्र दोगे, टीसी दोगे। ना तो उसके लिए कोई पैसा लोगे आप और ना ही उसके लिए कोई देर लगाओगे आप बहाना नहीं लगाओगे कल ले जाना परसों ले जाना, टीसी नहीं है, नहीं, आपको तुरंत टीसी देनी है, ठीक है। उसके लिए कोई भी पैसा नहीं लोगे आप। अगली बात करें तो अगली बात यह है कि मान के चलते हैं कि किसी बालक के पास उसकी आयु को सर्टिफाई करने के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि मैं इतने वर्ष का हूं, ना तो उसके पास आधार कार्ड है और ना ही उसके पास जन्म प्रमाण पत्र है। ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, क्या उस बच्चे की आयु कैसे मानोगे। तो जो बालक कह देगा कि मेरी आयु इतने वर्ष की है वो आपको माननी पड़ेगी। कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में आप विद्यालय में प्रवेश देने से उसे वंचित नहीं कर सकते। किसी भी कंडीशन में आप उससे मना नहीं करोगे कि हम आपको अपने विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। और इस कानून में प्रावधान है कि जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी स्कूल क्या कह रहे हैं हम, प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है कक्षा 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का, 1 to 5, 5वीं क्लास तक का जो स्कूल है वो बालक के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, होना चाहिए। गवर्नमेंट ये कहती है कि नहीं ये अलग बात है, लेकिन होना चाहिए। आप देखेंगे कि आपके घर से कोई ना कोई विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में अवश्य होगा, चाहे वो फिर कोई सी भी दिशा में हो, दिशा कोई भी हो सकती है, लेकिन आपके घर से 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय अनिवार्य रूप से होगा। और यही बात कही गई है 6 से 8 के लिए, क्योंकि 6 से 8 के विद्यालय को हम क्या कहते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर, पीएस और यूपीएस। पीएस का मतलब प्राइमरी स्कूल और यूपीएस का मतलब अपर प्राइमरी स्कूल। अपर प्राइमरी स्कूल आपके घर से मतलब जहां बच्चा रहता है, बच्चे के घर से 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। मतलब उसके घर से 2 किलोमीटर के दायरे में एक क्या पीएस और एक यूपीएस अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ये कानून में कहा गया है। हमारी बात हो गई कि कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यालय की जो दूरी है वो बालक के घर से 1 किलोमीटर और बालक के घर से यूपीएस की दूरी, अपर प्राइमरी स्कूल की दूरी ज्यादा से ज्यादा आप 2 किलोमीटर कर सकते हैं। इसके अलावा इस सिद्धांत में क्या है, इसके अलावा इस सिद्धांत में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबंधन समिति होगी, एसएमसी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का कार्य क्या होगा, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो भवन से संबंधित व्यवस्था हो या फिर बच्चों के खेल कूद सामग्री से संबंधित व्यवस्था हो या पेरेंट्स मीटिंग से संबंधित समस्या हो या कोई भी व्यवस्था जो विद्यालय में होनी है, उसका संचालन उस विद्यालय प्रबंधन समिति के माध्यम से होगा। उस विद्यालय प्रबंधन समिति में गवर्नमेंट के अनुसार 15 सदस्य होंगे। कुल सदस्यों की संख्या क्या होगी, 15 मेंबर्स इन एसएमसी। अब 15 मेंबर्स में से 8 कम से कम महिलाएं होंगी, क्योंकि गवर्नमेंट का एक रिजर्वेशन एक्ट है कि किसी भी शिक्षण संस्था में महिलाओं के लिए जो आरक्षण होगा वो होगा 50%। तो अगर हम 15 का 50% निकालते हैं, यहां दिख रहा है, अगर हम
15 का 50% आरक्षण निकालेंगे तो लगभग 7.5% निकलेगा। अब हम 7 रख नहीं सकते हैं, 7 रखेंगे तो 50% से कम हो जाएगा, इसलिए उस स्थिति में हम क्या करेंगे, उस स्थिति में हम महिलाओं की संख्या करेंगे 8 और पुरुषों की संख्या कितनी रख सकते हैं, 7। हमें इसका पालन करना ही करना होगा। 100% आपको ये बात पता होनी चाहिए कि महिलाओं के लिए जो आरक्षण है, रिजर्वेशन है एसएमसी में, वो 50% है। अगर 50% निकालेंगे तो संख्या बैठेगी 8। अब 15 सदस्यों में से 75% जो पद होंगे वो अभिभावकों के लिए होंगे। यहां पे बात कंफ्यूजन वाली है, उसको जरा क्लियर कर लीजिए, उसको हम समझाते हैं। जरा आप पहले इसको नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो 75% वाली 75% वाली बात है उसको हम समझाते हैं अभी। हम समझा रहे थे आपको एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति में हमने बताया कि कुल सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 15 होगी। टोटल मेंबर होंगे 15, जिसमें से 50% कौन होंगी, महिलाएं। इसका मतलब हमने कहा कि महिलाओं का जो आरक्षण है वो 50% है, किसमें से, 15 में से, तो वो संख्या बैठेगी 8। अब हम दूसरी बात जो कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि इन 15 में से 75% जो सदस्य होंगे वो पेरेंट्स होंगे, अभिभावक होंगे। तो यहां पे ये बात समझनी है कि 15 का जब आप 75% निकालेंगे तो लगभग 11 सदस्य बैठेंगे जो कौन होंगे, अभिभावक होंगे, और 4 सदस्य जो बचे 15 में से वो सदस्य स्कूल के टीचर होंगे, चाहे उसमें प्रिंसिपल हो, वाइस प्रिंसिपल हो, या स्कूल के वरिष्ठ अध्यापक हो, या स्कूल का कोई भी अध्यापक उन 4 सदस्यों में हो सकता है। ये बात है विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी की। यहां पे आपको एक बात में कंफ्यूजन लग रहा होगा कि महिलाओं की संख्या 8 और सदस्यों की संख्या 11, ये तो 19 हो गया। ऐसा नहीं है, आप इस बात को तसल्ली से समझ लीजिए कि 15 में से 8 महिलाएं हैं, तो इन 11 सदस्यों में जो अभिभावक हैं उसमें बालकों की मम्मी, आंटी, अम्मा कोई भी हो सकती है, दादी कोई भी हो सकती हैं। टोटल सदस्य संख्या जो अभिभावकों की है वो 11 होनी चाहिए, और 11 सदस्यों में से कोई भी महिला हो सकती है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इस मैनेजमेंट कमेटी का जो गठन होगा वो स्कूल का प्रिंसिपल करेगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट कमेटी जो होगी वो प्रति 2 वर्ष के बाद उसका पुनर्गठन किया जाएगा। अर्थात एक बार अगर कोई पेरेंट्स कमेटी बन जाती है तो उसको 2 वर्ष तक अपना कार्यकाल रखना है। 2 वर्ष के बाद जैसे कोई विद्यालय से बच्चे निकल जाते हैं तो उसके अभिभावक को निकाल दिया जाएगा उस कमेटी में से, या फिर कोई अध्यापक का ट्रांसफर हो जाता है या कोई अध्यापक रिटायर हो जाता है, तो ये प्रावधान है कि प्रति 2 वर्ष बाद उस विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का पुनर्गठन होगा, ठीक है। और 1 माह में 2 बैठकें अनिवार्य रूप से इस मैनेजमेंट कमेटी की विद्यालय में होंगी। ये दोनों बातें अभी तक पेपर में किसी में पूछी नहीं गई हैं, तो आप इन दोनों बातों को ज्यादा पॉइंट आउट करेंगे कि 2 बैठकें 1 महीने में अनिवार्य रूप से होंगी, और विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी का जो पुनर्गठन होगा वो होगा प्रतिवर्ष 2 वर्ष के लिए, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब चलते हैं इस आरटी एक्ट में और क्या है। तो इस आरटी एक्ट में प्राइमरी स्कूल के लिए 1 वर्ष के 200 शैक्षिक दिन निर्धारित किए गए हैं। अर्थात पेपर में यह पूछा जाता है कि ये बताइए कि कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक का जो विद्यालय है उसके लिए न्यूनतम कार्य दिवस कितने हैं 1 ईयर में। तो न्यूनतम कार्य दिवस जो 1 से 5th तक के स्कूल के लिए हैं वो हैं 200।
200 दिन कम से कम, ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक वर्ष में आपको 200 दिन स्कूल में पढ़ाने के लिए या अन्य गतिविधियों के लिए उपस्थित होना पड़ेगा। ये तो रही बात किसकी, 1 to 5th की। इसके बाद अगर जूनियर की बात करें, अपर प्राइमरी की बात करें, तो उसका जो कार्य दिवसों की संख्या है वो है 220 दिन। ये बात विभिन्न एग्जामों में कई बार पूछी गई है, इस बात को आप नोट कर लीजिए कि 1 से 5वीं तक के लिए 200 दिन और 6 से 8 के लिए 220 दिन, एक वर्ष के न्यूनतम कार्य दिवस, जिसमें आपको वर्किंग डे कह सकते हैं कि ये वर्किंग डे जो टीचर के लिए है वो प्राइमरी स्कूल में कम से कम, एक शब्द और यूज करना है, कम से कम, ठीक है ना, और इसके लिए है 220 दिन। ये तो रही डे की बात। अब आवर्स कितने निर्धारित किए गए हैं, तो प्राइमरी स्कूल के लिए एक वर्ष के 800 शैक्षणिक घंटे निर्धारित किए गए हैं, 800 आवर्स। मतलब ये हुआ कि आपको एक वर्ष में 800 घंटे बालकों को पढ़ाना ही पढ़ाना है, एक वर्ष में, प्राइमरी स्कूल के। और अपर प्राइमरी में क्या है, अपर प्राइमरी में है 1000 शैक्षणिक घंटे। शैक्षणिक घंटों से मतलब है कि 40 मिनट का अगर कोई पीरियड है या 45 मिनट का है या 35 मिनट का है, जो विद्यालय में व्यवस्था रखी गई है लेक्चर्स की, उसका संबंध है इस शैक्षणिक घंटों से कि आप इतने लेक्चर तो लोगे ही लोगे। क्लियर? ये तो रही बात पूरे वर्ष के घंटों की। ये है एक वर्ष के प्राइमरी के लिए, ये है अपर प्राइमरी के लिए एक वर्ष के, और ये डे है एक वर्ष में, और ये अपर प्राइमरी के लिए डे है। अब एक सप्ताह के घंटों की भी बात करी गई है कि 1 वीक में, तो 1 वीक में दोनों प्रकार के विद्यालयों के लिए सेम आवर्स रखे गए हैं, और सेम आवर्स क्या है, सेम आवर्स हैं 45 शैक्षणिक घंटे। कितने? 45 शैक्षणिक घंटे किसके लिए हैं ये? एक सप्ताह के लिए। 1 वीक में आपको 45 लेक्चर्स लेने हैं विद्यालयों में, और इन 45 घंटों में तैयारी के घंटे शामिल नहीं है। तैयारी का क्या मतलब है कि जो भी स्कूल में विद्यालय में पढ़ाई कराने से पहले जो टाइम लगता है, जो प्रेयर होती है, पीटी होती है, जो भी एक्सरसाइज होती हैं, वो इसमें शामिल नहीं है 45 घंटों में। और इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक अध्यापक की यह जिम्मेदारी है कि वो स्कूल में निर्धारित समय से 1 घंटे पहले आएगा और छुट्टी होने के बाद 1 घंटे बाद जाएगा। वो जो 2 आवर्स हैं वो इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है? अगर कंफ्यूजन है तो एक बार और सुन लो। यहां पे मैंने आपको बताया कि जो एसएमसी है, विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल विद्यालय प्रबंधन समिति, उसमें कुल सदस्यों की संख्या 15। महिलाओं का आरक्षण है 50%, तो महिलाएं होंगी 8, और 15 में से 75% सदस्य अभिभावकों के होंगे, अर्थात 11। तो 11 सदस्य कौन है? अभिभावक, और 4 हो सकते हैं स्कूल के टीचर। ठीक है, प्रधान इसमें शामिल नहीं होता है। प्रधान के लिए जो होती है वो होती है ग्राम शिक्षा समिति। प्रधान जो होता है, सरपंच जो होता है, वो अलग है, ये अलग है, ये विद्यालय मैनेजमेंट कमेटी है। और ग्राम शिक्षा समिति होती है, उसका अध्यक्ष प्रधान होता है, उसमें प्रधान होता है, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। आगे बात करते हैं। हमने बताया कि एक वर्ष में न्यूनतम शिक्षक जो कार्य दिवस है शिक्षकों के लिए, वो प्राइमरी में है 200, अपर प्राइमरी में है 220। ये घंटे हैं, ये प्राइमरी में 800 हैं, और ये जूनियर में 6 से 8 में 1000 हैं। दोनों के लिए, चाहे कक्षा 1 से 5वीं का हो या 6वीं से 8वीं का हो, दोनों के लिए 1 वीक के जो घंटे हैं वो सेम रखे गए हैं। वो हैं कितने? 45। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बात करते हैं।
यहां तक हमने पढ़ा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, न्यूनतम कार्य दिवसों के बारे में, न्यूनतम शैक्षणिक घंटों के बारे में और 1 वीक के घंटों के बारे में। अब जो पेपर में बात पूछी जाती है वो पूछी जाती है यहां से, छात्र एवं शिक्षक अनुपात, स्टूडेंट एंड टीचर रेशियो। ये रेशियो क्या है इसकी जरा चर्चा कर लेते हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पे दो अलग अलग बातें हैं, एक है कक्षा 1 से लेके प्राइमरी मतलब 5वीं तक, और एक है 6 से 8 अर्थात अपर प्राइमरी। तो दोनों विद्यालयों में छात्र एवं जो शिक्षक रेशियो है वो अलग अलग है। प्राइमरी के लिए क्या है? प्राइमरी के लिए है अगर किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 30 है तो उसमें न्यूनतम जो कम से कम शिक्षक की संख्या है वो 1 होनी चाहिए, अर्थात 30 बच्चों पर 1 शिक्षक। ठीक है, यहां पे मैंने पहले छात्र लिखा है तो छात्रों की संख्या पहले आएगी और बाद में शिक्षक लिखा है तो शिक्षकों की संख्या 1 बाद में आएगी। इसको उल्टा भी कर सकते हैं, तो यहां पे हो जाएगा शिक्षक और यहां पे हो जाएगा छात्र, तो ये 1:30 हो जाएगा। जैसे आप उचित समझें वैसे आप इस बात को समझ सकते हैं। ये तो रही बात किसके लिए? प्राइमरी स्कूल के लिए। जो अपर प्राइमरी स्कूल है उसके लिए रेशियो है 35:1, 35:1। कम से कम अगर किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या 35 है, 35 है, तो वहां पर कम से कम 1 अनिवार्य रूप से शिक्षक होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करें कि अगर क्या ये संख्या घट बढ़ सकती है, ये संख्या घट बढ़ सकती है क्या? कब घटेगी और बढ़ेगी? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक प्रावधान किया कि अगर दोनों विद्यालयों में, चाहे वो प्राइमरी का हो चाहे जूनियर का हो, किसी भी विद्यालय में छात्रों की संख्या 200 से अधिक हो जाती है तो ये दोनों रेशियो उस स्थिति में समाप्त हो जाएंगे। नया रेशियो काम करेगा जिसका नाम है 40:1। ये बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा सुन लो। मान के चलते हैं किसी प्राइमरी स्कूल में आप पहुंच गए, आपके पहुंचने से वहां संख्या ज्यादा एडमिशन होने लगे और स्टूडेंट्स की संख्या हो गई 200+। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट फिर अपना फायदा देखेगी। क्या फायदा देखेगी? अब वो इस रेशियो से काम नहीं लेगी, अब वो रेशियो लगाएगी 40:1 का। तो जो 40:1 का रेशियो है वो कब काम करेगा ये आपको पता होना चाहिए। वो काम करेगा जब छात्रों की संख्या 200+ हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। जो ये रेशियो है जो है 40:1 का वो दोनों विद्यालयों के लिए है। वैसे नॉर्मली 200 से पहले क्या क्या रेशियो हैं? 200 से पहले रेशियो अलग अलग है। प्राइमरी के लिए 130 और अपर प्राइमरी के लिए 135। ये बात समझ में आई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इस आरटी एक्ट में एक बात ये कही गई है कि जो कोई भी अध्यापक है, कोई भी अध्यापक प्राइवेट ट्यूशन नहीं करेगा। या आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, प्राइवेट ट्यूशन का कोई भी जिक्र नहीं है। अगर आप गवर्नमेंट टीचर होते हुए प्राइवेट ट्यूशन करते हैं इसका मतलब है कि आप बालकों को आर्थिक रूप से शोषित कर रहे हो। तो इसमें प्रावधान क्या है? इसमें प्रावधान है कि किसी बालक को आप शारीरिक, मानसिक एवं आर्थिक रूप से प्रताड़ित नहीं कर सकते। आप किसी भी बालक को फोर्स नहीं करोगे कि तुम्हें हम पे प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने आना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आई? आगे समझते हैं। आगे इस कानून में बताया गया है कि किसी भी विद्यालय में, चाहे वो प्राइमरी का हो और अपर प्राइमरी का हो, उस विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जो नियुक्ति है वो जब तक कंपलसरी नहीं है तब तक छात्रों की संख्या 150+ ना हो जाए तब तक उस कार्य को, मान के चलते हैं कि गवर्नमेंट के पास प्रधानाचार्य के पदों का अभाव है, तो उस अभाव में वो 150 से कम तक उस अभाव में उसका फायदा उठा सकती है। लेकिन अगर किसी विद्यालय में छात्रों की संख्या, चाहे वो प्राइमरी का हो या अपर प्राइमरी का हो, 150 क्रॉस जैसे ही करेगी, अब अनिवार्य रूप से उपस्थिति हो जाएगी प्रिंसिपल की। तब तक उस कार्य को स्कूल का वरिष्ठतम जो अध्यापक होगा, सीनियर टीचर, उस कार्य को, उस कार्यभार को देखेगा। उसके लिए अलग से कोई पद सृजित
नहीं होगा। लेकिन जब वो विद्यालय में एंट्री करता है प्रिंसिपल, तब उस प्रिंसिपल की गिनती शिक्षकों की संख्या में नहीं होगी, अर्थात वो पढ़ाने के लिए नहीं आएगा, वो केवल आपकी व्यवस्था को बनाने के लिए, आपके ऊपर सुप्रीम होने के लिए आएगा। ये जो मैं बात बता रहा हूं कि उसकी गिनती अध्यापकों में नहीं होगी, इसका अर्थ क्या है वो जरा सुन लेते हैं। इसका अर्थ ये है कि मान के चलते हैं कि किसी प्राइमरी स्कूल में छात्रों की संख्या है 170, अब मैं आपसे पूछूं कि उसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होगी, तो निकालना पड़ेगा रेशियो से। जैसे 30 पे कितना है 1, 60 पे कितना है 2, 90 पे कितना है 3, 120 पे कितना है 4, 150 पे कितना है 5 और 180 पे कितना है 6। आप कहेंगे कि 6 अध्यापक होंगे और 1 होगा प्रिंसिपल, तो 7 हो गए। गलत आंसर। यहां लिखा जाएगा 6 अध्यापक एवं प्रधानाध्यापक, क्योंकि इस प्रधानाध्यापक की जो गिनती है वो इस काउंटिंग में नहीं की जाएगी, उसके लिए जो प्रावधान है वो अलग से होगा। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात, शिक्षकों के लिए अधिकार दिए गए हैं। शिक्षकों के लिए अधिकार है कि एक तो शिक्षक को आप शिक्षण कार्य करवा सकते हो, एक किसी 10 वर्षीय जनगणना में ड्यूटी लगा सकते हो, और किसी भी चुनाव में ड्यूटी लगा सकते हो, और एक जो जो मानवीय कार्य है, जैसे कहीं बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, आपदा आ जाए, उस समय अध्यापक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। ये कोई अनिवार्य नहीं है, ये मानवता का कार्य है किसी आपदा में किसी कार्य को करना। ये अध्यापक की ड्यूटी नहीं है, ये हर किसी व्यक्ति को करना चाहिए। तो 3 बातें हुई, 10 वर्षीय जनगणना, पशुगणना नहीं। अगर शिक्षक की ड्यूटी पशुगणना में लगाई जाती है तो गलत है, शिक्षक इसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता है। पल्स पोलियो में लगाई जाती है, शिक्षक कोर्ट में जा सकता है। क्या काम कर सकता है? केवल एक तो 10 वर्षीय, जो प्रत्येक 10 वर्ष बाद जो जनसंख्या होती है उसमें ड्यूटी लग सकती है, ये कानून में प्रावधान है। एक चुनाव किसी का भी हो रहा हो उसमें शिक्षक की ड्यूटी लग सकती है, और एक आपदा में। 3 कार्यों के अलावा चौथा कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य शिक्षक नहीं कराएगा। ठीक है, ये आपके लिए अधिकार है। मैंने आज आपको आरटी एक्ट पूरा पढ़ा दिया है। आरटी एक्ट से संबंधित क्वेश्चनों को लेकर हम अपनी अगली वीडियो में पेश होंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।